भारत देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री खुले मंच से खुले तौर पे एक विशेष तौर पे एक समुदाय का नाम लेकर साफ तौर पे खुला मुसलमान कहकर संबोधित किया जा रहा है। साफ मुसलमान शब्द खुले मंच से बोलकर मुसलमानों को घुसपैठिया बोला जा रहा है। बड़े स्तर पे हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा और भड़काऊ बयान, पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री खुले मंच से इस तरीके की शर्मनाक, बेहद शर्मनाक हरकत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि ये तमाम जो चीजें हैं वो एक चुनावी पार्टी के चुनावी एजेंडे का, चुनावी रणनीति का एक हिस्सा हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग कुंभकर्णीय नींद सो रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग कहने को तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक कह सकते हैं वो संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष होती है, लेकिन जिस तरीके से एक निकृष्ट स्वभाव हम चुनाव आयोग का देख रहे हैं, ऐसे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या सच में चुनाव आयोग किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी नेता खुलकर सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मगर ये चुनाव आयोग है कि पूरी तरह से सोया हुआ है। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी भी चुनाव आयोग का इस तरह का शर्मिंदा कर देने वाला बर्ताव नहीं रहा है। उसके झूठ और सांप्रदायिक रूप से खतरनाक होने का मामला है। क्या इस केस में आयोग को अध्यक्ष से जवाब मांगने का विचार करना चाहिए था या सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगना चाहिए था कि वे देश के मुस्लिम समुदाय को इस तरह कैसे टारगेट कर सकते हैं? मेरी राय में यह खुला प्रश्न है जिस पर लंबे समय तक चर्चा चलती रहेगी और आयोग को कसौटियों पर कसा जाता रहेगा। दोस्तों, क्या हमारे देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है? अगर है तो उसे उसके होने का प्रमाण अब देना ही होगा, क्योंकि एक बहुत ही हैरान करने वाला और परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में न केवल वायरल में होती हैं तो निश्चित रूप से विश्वास तो उठेगा। जब प्रधानमंत्री जी को नोटिस नहीं जाता अपने विवादित बयानों का और नोटिस नड्डा साहब के जाता है तो विश्वास उठेगा। जब नोटिस राहुल गांधी को नहीं जाता लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को जाता है तो विश्वास उठेगा। जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो विश्वास उठेगा। जब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पासपोर्ट उनका कैंसिल नहीं होगा तो विश्वास उठेगा। वैसे तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की आदेश है कि हमें अपने चुनाव आयोग पे भरोसा करने की जरूरत है और हमें चुनाव आयोग पर भरोसा भी है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ये आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से हम चुनाव आयोग का एक कुंभकर्णीय रूप देख रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं क्या शक पैदा नहीं होता है कि चुनाव आयोग किसी एक पार्टी विशेष के अंडर प्रेशर में काम कर रहा है? क्योंकि वरिष्ठ वकील, अगर हम बात करें कपिल सिब्बल की, तो कपिल सिब्बल हो या फिर कांग्रेस नेता जयराम रमेश हो, इन दो बड़ी हस्तियों का ये साफ इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप है कि जो इलेक्शन कमीशन आज से पहले के चुनावों में चुनाव के आंकड़ा, जो तमाम जो चुनावों के आंकड़े होते हैं वो वोटिंग वाले सेम दिन ही या फिर अगले दिन तक डाल देता था, आज वो चुनाव आयोग को 11-11 दिन, एक हफ्ता लग रहा है चुनावों का एक आंकड़ा वेबसाइट पर डालने में, चुनाव का आंकड़ा सार्वजनिक करने में। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे ये बोला है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयोग को इतना समय लग रहा है चुनावी आंकड़े जारी करने में। सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं। पहले चरण में 11 दिन के बाद, दूसरे चरण में 4 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास भी घटता जाता है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है ईवीएम के बारे में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को ईसीआई पे विश्वास रखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए। वो सही भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं, ये सवाल उठता है। अभी क्या हो रहा है कि पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई, कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है। हम विश्वास रखेंगे,
लेकिन इतना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है। तो 11 दिन क्यों लगे। अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास भी घटता जाता है। और आज की स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसपे लोगों को शक नहीं है। पहले चरण में 11 दिन के बाद, दूसरे चरण में 4 दिन के बाद। और अचंभे की बात यह है कि तमिलनाडु में उन्होंने पहले कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज वो 72.3 कुछ थी और वो गिर गई। जब रिजल्ट हुआ तो कहा कि 69.4% रह गई। तो ये कैसे हुआ। तो जब ऐसी बातें लोकतंत्र में होती हैं तो निश्चित रूप से विश्वास तो उठेगा। जब प्रधानमंत्री जी को नोटिस नहीं जाता अपने विवादित बयानों का और नोटिस नड्डा साहब के जाता है तो विश्वास उठेगा। जब नोटिस राहुल गांधी को नहीं जाता लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को जाता है तो विश्वास उठेगा। जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो विश्वास उठेगा। जब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पासपोर्ट उनका कैंसिल नहीं होगा तो विश्वास उठेगा। दोस्तों, चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात में वोट डालने गए थे और यहाँ पर भी जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग वो बिल्कुल कह सकते हैं शरशैया पर बिल्कुल हाइबरनेट हो चुका है, हाइबरनेशन में जा चुका है, उसे कुछ नहीं दिखता। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वोट डालने गए हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से वोट के बहाने भी एक मिनी रोड शो कर दिया गया है, एक मिनी रैली निकाल दी गई है। बाकायदा चारों ओर भीड़ है। जहां इन चुनावों वाले दिन बूथ पर भीड़ होनी चाहिए, इतनी भीड़ बूथ पर होने की बजाय मोदी जी की रैली में है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने लोग मोदी जी की रैली में आ रहे हैं तो इतनी भीड़ पोलिंग बूथ्स पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप वोट करने जा रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने जा रहे हैं तो ये काम तो बड़ी शांति से और एकांचित तरीके से भी तो किया जा सकता था। इस तरीके से भव्य रोड शो करके वोट डालने जाना, उससे पहले इस तरीके की मिनी रैली करना, ये क्या है। क्या ये दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रचार प्रसार की एक तरकीब नहीं है। खैर दोस्तों, अब भाई चुनाव आयोग इसे लेकर भी बिल्कुल शांत, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके से राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता वोट करने जाता तो क्या फिर भी गोदी मीडिया और चुनाव आयोग इसी तरीके से शांत रहते। चुनाव आयोग पर एक के बाद एक लगातार उंगलियां उठती जा रही हैं। एक के बाद एक तीनों चरणों में जब वोटिंग हुई है तब चाहे वो पहला चरण हो, दूसरा हो या फिर तीसरा हो, लगातार पोलिंग बूथ से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि पुलिस दल के द्वारा जबरदस्ती मुस्लिम वोटर्स को वहां से भगाया जा रहा है। वहां के प्रत्याशी हों या फिर खासतौर पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी आईडी छीन कर फाड़ी जा रही है। एक विशेष समुदाय के लोगों को वहां से जबरदस्ती मार पीट कर भगाया जा रहा है। उनको वोट डालने से पहले जबरदस्ती उनकी एक अलग ही तरीके से कह सकते हैं बड़ी ही सेंसिटिव और सीक्रेट तरीके से चेकिंग हो रही है। और एक के बाद एक ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर डायरेक्ट अटैक है, क्योंकि वो कई बड़ी संख्या में एक विशेष समुदाय के लोगों को उनसे उनका मताधिकार ही छीनने की कोशिश कर रही है। आपकी स्क्रीन पर यूपी की तस्वीरें जहां पे साफ तौर पे मुस्लिम वोटर्स को पोलिंग बूथ से भगाया गया, उन पर डंडे बरसाए गए, उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनके वोटर आईडीज, उनके आधार कार्ड को फाड़ दिया गया। दोस्तों, पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखें। हमारा ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हम सुबह से आए हैं, अभी आए हैं घर का काम निपटा के, तो हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे। और दिन वापस कर दी दिखा के। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं नकली बता रहे हैं। आधार कार्ड दिखाना। लो, ये कह रहे नकली है, हमारा राशन कार्ड भी आएगा। चलो आधार कार्ड खत्म कर दिया, पहचान जब वोट हमें डालते इतने हो सका हमें नकली हुआ है, सारे प्रूफ हमारे। आप ये देखिए, जो हमारे बस्ते लगे हुए थे यहाँ पर सीओ संबल अनुज कुमार, जिसने रामपुर में भी नुकसान पहुंचाया है,
यहाँ पे बस्ते छीन छीन करके हमारे आदमियों को ले गए। सीओ तो बस ऐसा है कि बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, कार्यकर्ता बन कर करके। और यहाँ पर जो इसके साथ साथ में जूनियर हाई स्कूल कोर्ट में जाइए, वहाँ पे बस्ता छीन लिया। इसके साथ साथ आप जाइए सराय तरीन के अंदर कॉलेज पे, वहाँ पे बस्ता छीन लिया। हयात नगर में जाइए, वहाँ बस्ता छीन लिया। आप ये बस्ता छीनने का काम कर रहे हो। आप चुनाव आयोग को आप खुले चुनौती दे रहे हो, धज्जे उड़ा रहे हो चुनाव आयोग के आदेश की, संविधान के धज्जे उड़ा रहे हो। वो कह रहे हैं लाखों करोड़ रुपए इस पे खर्च करना है मतदान। थोड़ी देखी पुलिस क्या कर रही है, ये संभल की है। और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आए, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला करें और वोट डालें। तो दोस्तों, आपके हमारे देश में चुनाव ऐसे किए जाएंगे क्या? इस तरीके से मोदी जी का 400 पार होगा? 2019 के चुनावों में दोस्तों इतनी तो गनीमत थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे खुल्लम खुल्ला स्टेज पर किसी एक विशेष समुदाय के लिए ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देते थे। लेकिन इस बार तो न जाने ऐसी कौन सी बौखलाहट है मोदी जी को कि इस बार मोदी जी ने सारी हदें पार कर दी हैं। न जाने उनमें ऐसी कौन सी छटपटाहट है, कौन सी ऐसी बौखलाहट है जो वो खुले तौर पे, खुले मंच से मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला घुसपैठिया बताकर खुल्लम खुल्ला एक विशेष समुदाय के खिलाफ गलत बयानबाजी तो करते ही हैं, लेकिन तमाम झूठ के आधार पर जिस तरीके से विपक्ष में बैठी कांग्रेस, इंडी गठबंधन और साथ ही मुसलमान समुदाय को एक दूसरे से जोड़ के जिस तरीके की, जिस कदर की नफरती राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार साल 2024 के चुनावों में पेश की है, ये बेहद ही शर्मनाक और चिंतनीय है। वैसे तो दोस्तों इस बात में कोई दो राहे नहीं है कि जो बौखलाहट है मोदी जी को, वो जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह राम मंदिर हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जितनी उम्मीदें मोदी जी ने राम मंदिर से लगाई थी, जिस तरीके का माहौल मोदी जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई राम मंदिर की वजह से पूरे के पूरे हिंदू बेल्ट में, हिंदू कोर हिंदू वोटर्स में एक लहर होगी, 2014 की तरह एक कह सकते हैं एक तरफा लहर होगी। जिस तरीके से वो राम मंदिर जो बनाने के पीछे जो उनकी मंशा थी, कहीं ना कहीं वो अब उनकी जो मंशा है उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। जो मोदी जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राम मंदिर बनने के बाद एक तरफा हिंदू वोट मिलेगा, और अब जिस तरीके से 1 2 3 चरण वाले मतदान होने के बाद भी जिस तरीके से ठंडे परिणाम आंखों के सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि जो रिजल्ट है, जिस तरीके का ये पूरा चुनावी माहौल है, ये मोदी जी के मंशा के अनुरूप तो है नहीं। और कहीं ना कहीं ये बड़ी बौखलाहट की वजह भी बन सकती है कि मोदी जी जैसा चाह रहे थे राम मंदिर के बदले में उन्हें ढेरों ढेर वोट मिलने की, जिस तरीके से वो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, वो तमाम मंशाओं पर अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है। इसी बौखलाहट की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगातार एक के बाद एक मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक और भड़काऊ बयानबाजी की जो लड़ियां लगा कर रख दी है, ऐसे में एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की जो भूमिका रहनी चाहिए थी, जो भूमिका एक निष्पक्ष चुनाव आयोग को निभानी चाहिए थी, वो भूमिका चुनाव आयोग के चेहरे से बिल्कुल गायब है। इस वक्त चुनाव आयोग कह सकते हैं एक ऐसी सरसैया पर लेट चुका है, वो चुनाव आयोग जिसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे किए थे कि वो निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर चुनाव करवाएगा, किसी भी तरीके की धार्मिक आधार पर वोट की अपील, तमाम इस तरीके की चीजों को लेकर जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बोल रहे थे कि इस बार हम नोटिस से ज्यादा एक और एक्स्ट्रा कदम लेंगे, नॉर्मल नोटिस से एक कदम और आगे जाकर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक मोदी जी के भड़काऊ बयान हमारे सामने आ रहे हैं, और जितना ज्यादा भड़काऊ मोदी जी बयान दे रहे हैं, उतनी ही हाइबरनेशन में हमारा चुनाव आयोग जाता जा रहा है। बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो अनर्गल बयानबाजी के खिलाफ 17,000 नोटिसें पहुंचने के बाद भी आखिर चुनाव आयोग ने क्या किया? मात्र एक छोटा सा नोटिस भेजा, वो भी पार्टी अध्यक्ष के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा है कि जिसने अनर्गल बयानबाजी की है उसे डायरेक्ट नोटिस ना भेजकर उसके अध्यक्ष को भेजी जा रही है, उस पार्टी के अध्यक्ष को भेजी जा रही है। और वो भी शिकायतें, हजारों शिकायतें दर्ज हुई थी मोदी जी के खिलाफ, लेकिन एक्शन लिया गया दोनों राहुल गांधी और मोदी जी पे। इससे दोस्तों क्या दिखाता है? इस तरीके से चुनाव आयोग एक ऐसा न्यूट्रल इफेक्ट
वोटर्स के दिमाग में क्रिएट करना चाहता है कि भाई गलती तो दोनों तरफ से हुई है, अनर्गल बयानबाजी तो कांग्रेस की तरफ से भी हुई है और बीजेपी की तरफ से भी हुई है, और ऐसा करके दोनों को नोटिस भेज के एक न्यूट्रल इफेक्ट चुनाव आयोग ने क्रिएट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जब आप इस मैटर की गंभीरता को समझेंगे, जब आप दोनों के भार को नापेंगे और जब आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने सिर्फ देश की गरीबी को लेकर बयानबाजी की थी, लेकिन यहाँ तो मोदी जी ने सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले बयानबाजी की। तमाम दोस्तों, एक के बाद एक जो चुनाव आयोग पर सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सवालों के घेरे में आज चुनाव आयोग खड़ा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग की एक निष्क्रिय स्वभाव हम देख रहे हैं, चुनाव आयोग जिस तरीके से विपक्ष को लेकर तो तुरंत नोटिस जारी कर देता है, लेकिन बीजेपी को लेकर उसे काफी दिन लग जाते हैं, काफी सोचना पड़ता है, काफी विचार विमर्श करना पड़ता है, और उसके बाद रिजल्ट ये निकलता है कि मुसलमानों को घुसपैठिया बोलने के बावजूद भी मोदी जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, यहां तक कि अपनी रैलियों के साथ साथ अपने इंटरव्यू में भी सेम वही बातें दोहराते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के झूठ के आधार पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मंगलसूत्र, औरंगजेब, मछली, गाय, भैंस, सोना, मंगलसूत्र सब हदें पार कर देते हैं। उसके बाद भी हमारा चुनाव आयोग शांत रहता है, चुनाव आयोग कुंभकर्णीय नींद में सोता रहता है। तो तमाम इन बातों को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और चुनाव आयोग की ये जो एक बड़ी ही प्रश्नात्मक जो भूमिका रही है इन चुनावों में, इसे लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।